तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग जो केमिस्ट्री वाला जो सेशन शुरू किए हुए हैं रसायन शास्त्र का, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 50 तक हम डिस्कशन करा दिए हैं। आज 50 के बाद डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दे, यही किरण प्रकाशन का भी डिस्कशन चल रहा है। तो क्योंकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का एग्जाम सामने है, रेलवे ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जहां जीके जीएस आता है, तो जीके जीएस के लिए बुक रामबाण साबित होगा। क्योंकि इस बुक का केवल क्वेश्चन का आंसर ही हम नहीं बताते हैं, बल्कि उसका पूरा ऑपरेशन होता है, उसका पूरा डिस्कशन कराया जाता है। तो प्राचीन इतिहास इस बुक से कवर कर लिया गया है, मध्यकालीन इतिहास को भी कवर कर लिया गया है, बिहार स्पेशल को भी कवर कर लिया गया है, और फिजिक्स में भी 100 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज केमिस्ट्री में 50 तक अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आज 50 के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी 225 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो साइंस में 3 गो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में 100 तक अपलोड हो गया, आज केमिस्ट्री भी 100 तक कर लेंगे और बायोलॉजी भी हो गया हुआ है 225। तो तीनों मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर प्रश्न आता है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, तो आपसे बनना चाहिए। इसलिए हम अभी तीनों सेक्शन को धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। और कभी कल क्या करेंगे, फिर फिजिक्स का 100 को वीडियो डाल देंगे तो 200 हो जाएगा। ऐसे करते हुए हम लोग साइंस वाला पोर्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी जो भी बच्चे अभी पुराना वाला वीडियो सब नहीं देखा है, जैसे प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, बिहार स्पेशल का, इकोनॉमिक्स का भी 100 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो फटाफट आप हर एक वीडियो को बहुत बारीकी से और अच्छे से नोट्स बना के रिविजन कर लीजिए। और स्ट्रैटेजी के तो पूरा करा दिया गया है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारा चीज करवा दिया गया है। तो जो बच्चे भी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए लोड बढ़ेगा और आप लोग एक एक करके वीडियो देखना शुरू कर लीजिए। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और निकालिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, और पेन कॉपी के साथ साथ ये बुक भी अपने पास रखना है। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखिए। आप रसायन शास्त्र निकालिए और 51 नंबर प्रश्न को आप देखिए। चलिए 51 नंबर सवाल से हम लोग करते हैं क्लास को शुरू। 51 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन है। ये वातावरण जो है, इन्वायरमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सा है। तो नाइट्रोजन, आपको मालूम है कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो 51 नंबर का क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन कितना परसेंट, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो नाइट्रोजन 78% है ना। ऑक्सीजन कितना, तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो कार्बन डाई जो ऑक्साइड है वो आपका होगा 0.03%। ये क्या है, वातावरण में, वातावरण का है तो आसपास। ये वातावरण क्या होता है, हमारे आसपास की हर चीज को वातावरण कहते हैं। तो यह हमारा जो पृथ्वी है, हमारे जो अगल बगल का क्षेत्र है, एरिया है, उसी को हम लोग वातावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है। तो भोपाल गैस जब कांड हुआ था तो उसमें एक गैस लीकेज कर गया था, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। हम कल डिस्कशन कराए थे, लेकिन एक बार हम फिर से करवा देते हैं। ये जो भोपाल वाला जो गैस लीकेज हुआ था ना, वो कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। अब कौन गैस लीकेज किया था, तो मिथाइल
आइसोसाइनाइट, आइसोसाइनाइट, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का लीकेज किया था, तो इसका आंसर हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइट। अच्छा, ये बोला है भोपाल गैस त्रसादी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है, तो कौन कंपनी में ये गैस लीकेज हुआ था, तो उसका नाम यूनियन कार्बाइड कंपनी था। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। ये कौन कंपनी में गैस लीकेज हुआ था, ये वाला गैस? तो यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड गैस ए कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड कंपनी। उसी कंपनी में ये वाला गैस लीकेज कर गया था, और ये कंपनी पड़ेगा कहाँ? तो भोपाल में पड़ेगा, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है कौन? भोपाल। ये घटना कब की है? तो 3 दिसंबर 1984 का ये घटना है। चलिए आगे बढ़ते 53 नंबर। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? अब हरित गृह गैस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करिए, लिखिएगा हरित गृह गैस, हरित गृह गैस। हरित गृह गैस को ही बोलते हैं, हरित गृह गैस को ही क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो हरित गृह गैस को ही कहा जाता है ग्रीन, क्या बोलते हैं? गृह, ग्रीन, गृह नहीं, ग्रीन। देखो, हरित गृह गैस का ही नाम है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कहे या हरित गृह गैस कहे, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो सबसे प्रमुख, इसका जो सबसे प्रमुख, इसका जो सबसे प्रमुख क्या पूछा सवाल? कौन एक घटक? हाँ, तो बोलेगा एक ग्रीन हाउस गैस का सबसे प्रमुख घटक कौन है? प्रमुख घटक तो कहिएगा CO2। CO2, CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कोई पूछे कि हरित गृह गैस का या ग्रीन हाउस गैस का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, तब कहिएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रमुख हो गया, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारा चीज आता है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे एक CO2 हो गया, एक होता है N2O। ये क्या होता है? N2O, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो अब परीक्षा में क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कभी आएगा कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हम सब ग्रीन हाउस गैस लिखवा देते हैं, आप सबको नोट कर लीजिए। एक होता है SO2, इसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। एक होता है CH4, मतलब मीथेन। क्या होता है? मीथेन। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होता है। फिर क्या होता है? जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प भी क्या है? एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो SO2 का है, N2O का है, SO2 का है, CH4 का है, जलवाष्प का है, एक होता है CFC, इसे बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहते हैं। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी किसका एग्जाम्पल है? हरित गृह गैस का, ग्रीन हाउस गैस का। तो ग्रीन हाउस गैस का कौन सा एग्जाम्पल है? तो CO2, N2O, SO2, CH4, जल वाष्प और CFC। CFC को क्या बोलते हैं?
क्लोरो कार्बन। जलवाष्प तो जलवाष्प हो गया, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन हो गया। SO2 को बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। N2O को क्या बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। और CO2 को क्या बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इस सब कौन गैस है ग्रीन हाउस गैस है। ये सारा किसका एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस का एग्जाम्पल है। लेकिन बोलेगा इस सब में से सबसे प्रमुख कौन है तो कहिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका आंसर मार लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस बोला है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 53 54 आइए, इसको नोट कर लीजिए। उधर गया होगा, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। सिरका, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा बोलिए। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल है, सिरका में कौन सा अम्ल है तो एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। कोई कहेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल है तो कहिएगा साइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल साइट्रिक अम्ल। कोई कहेगा इमली में कौन सा अम्ल है तो कहिएगा टाटरिक अम्ल। कौन अम्ल टाटरिक अम्ल कहिएगा, ठीक है। और चींटी के डंक में कौन, चींटी के डंक में तो कहिएगा फॉर्मिक अम्ल। कथी फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। फिर कहेगा टमाटर में कौन सा अम्ल तो कहिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। कहेगा सेब में कौन सा अम्ल है तो मेलिक अम्ल। सेब में मेलिक अम्ल होता है। फिर कहेगा अंगूर में कौन सा तो अंगूरों में यही होता है टाटरिक अम्ल। अंगूर में टाटरिक अम्ल होता है अंगूर में। फिर कहेगा दूध में कौन अम्ल तो दूध में होगा आपको लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन तो दूध में लैक्टिक अम्ल। तो ये नोट कर लीजिए तो सारा अम्ल है। देखो सिरिका में कौन हमें पर बोल देते हैं। सिरिका में कौन तो एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन तो साइट्रिक अम्ल। कौन है साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक है। क्या है साइट्रिक। इमली में टाटरिक। कौन है टाटरिक, टाटरिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में मेलिक अम्ल। अंगूर में टाटरिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। तो नोट कर लीजिए इतना सारा अम्ल है। जो भी एग्जाम में रहेगा उसके साथ आप सही के टिक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब पेट में कौन अम्ल होता है? पेट में तो कहिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और ऐड कर लीजिए, पेट में कौन अम्ल है? पेट में तो कहिएगा कथी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं HCl। तब पेट में कौन अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब पेट में कौन अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 55 नंबर सवाल आइए, इसको जल्दी नोट करिए। चलिए 55 नंबर, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करेगा? किसको हम जल में घोल देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, किसी को जल में डाल देंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ऑप्शन है लवण। तो लवण में डाल दीजिएगा जल तो करंट फ्लो होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दीजिएगा तो करंट फ्लो होगा। नींबू के रस में डाल दीजिएगा तो होगा, लेकिन चीनी में डाल दीजिएगा तो नहीं होगा। चीनी में डालिएगा तो नहीं होगा। चीनी में अगर जल डालिएगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं निकलेगा। किसमें? चीनी में। तो आंसर हो गया चीनी। फिर कभी कभी बोल देता है कि चीनी का सूत्र बताइए। चीनी का सूत्र बताने के लिए आपको कहेगा, तो चीनी का सूत्र लिख लीजिए। C12 H22 और O11 होता है। चीनी का सूत्र क्या है? C12 H22 और O11। कभी ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ ले तो कहिएगा C12 O6 और फिर C12 O6 H11 C6H12 O6 नहीं, C6H12 O6 होता है। किसका? ग्लूकोज का। तो C6H12 O6 किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। तो ये नोट कर लीजिए आप, चीनी का और ग्लूकोज का। कभी फिटकीरी का पूछ देगा तो चीनी का तो ये हो गया, ग्लूकोज का ये हो गया, आप फिटकीरी का लिख लीजिए। फिटकीरी नहीं, दारू भी बनाते तो फिटकीरी लगा देता है। फिटकीरी, वही फिटकीरी का सूत्र लिख लीजिए। तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24 गो जल, 24 गो जल होता है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24 गो जल H2O। नोट कर लीजिए। फिटकिरी का क्या सूत्र होता है बताइए? तो K2SO4, फिटकिरी का K2SO4 Al2 SO4 का होल 3, SO4 का होल 3 यहाँ पे 24 गो जल। तो क्या होगा? K2SO4 Al2 SO4 का होल त्राइस बोलते हैं और उसको बोलेंगे 24 गो जल, 24 गो जल पानी। तो फिटकिरी का ये हो गया K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस और 24 गो जल, 24 गो जल। नोट कर लीजिए। तो 55 नंबर का आंसर 3 हो गया, चीनी हो गया। आगे बढ़ते 56 नंबर में, हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन होता है। हैबर विधि से किसका उत्पादन होगा? अमोनिया का। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, अमोनिया जो बनता है ना, अमोनिया, अरे अमोनिया के कारण ना मूत्र का जो तीक्ष्ण
दुर्गंध आता है जब आप पब्लिक यानी कि सार्वजनिक बाथरूम में जाएंगे, जो सरकारी बाथरूम होता है, जो हर लोग बाथरूम को यूज कर रहा है, वो बाथरूम में जाइएगा तो एकदम तीक्ष्ण महकेगा, एकदम भयंकर तरीके से। तो वो किसके कारण? वो अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण महकता है, तीक्ष्ण मूत्र का तीक्ष्ण दुर्गंध। देखो, मूत्र का तीक्ष्ण जो दुर्गंध आता है, दुर्गंध, दुर्गंध, मूत्र का जो तीक्ष्ण दुर्गंध आता है, किसके कारण? अमोनिया के कारण आता है। किसके कारण? अमोनिया के कारण आता है। किसके कारण आता है? अमोनिया के कारण आता है। अमोनिया का निर्माण कौन विधि से? तो हैबर विधि से। हैबर विधि से इसका निर्माण होता है। कौन विधि? हैबर विधि। तो अमोनिया का निर्माण कौन विधि? हैबर विधि से इसका निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में मिला दीजिएगा, किसको बना दीजिएगा? जब इसको किसको मिला दीजिएगा? जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में मिला दीजिएगा। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में मिला दीजिएगा, यानी N2 को H2 में मिला दीजिएगा और इसके साथ लोहा के चूर्ण डाल दीजिएगा, लोहा का चूर्ण, तब बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया का निर्माण किन दो चीजों के मिलने से? N2 यानी नाइट्रोजन, H2 यानी हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला दीजिएगा और उसके साथ में लोहा का चूर्ण डाल दीजिएगा, टुकड़ा छोटा छोटा, तो आपका क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो नोट कर लीजिए। अमोनिया का कभी सूत्र बोल देगा तो कहिएगा अमोनिया का सूत्र होता है, ये जो अमोनिया है, अमोनिया का जो सूत्र बोलेगा तो कहिएगा NH3। NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। NH3 होता है। और लिखेगा कि मूत्र का पीएच मान किसके कारण? सॉरी, मूत्र का पीएच मान कितना? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना? 6। फिर बोलेगा कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण? ये जो मूत्र है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये भी आप जान जाइए। तो कोई कहेगा अमोनिया का निर्माण किससे? तो हैबर विधि से। कौन विधि? हैबर विधि। किन दो चीज मिलने से बनता है अमोनिया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। साथ में क्या डालना पड़ता है? लोहा का चूर्ण। फिर बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। चलिए अगला प्रश्न, 57। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल है जो कांच को भी घोल देगा? कुछ करेगा, कांच को भी घोल देगा। कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है जो कांच को क्या कर देगा? घोल देगा। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। कौन सा अम्ल है जो कांच को घोल सकता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक ना, हाइड्रोक्लोरिक पेट में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक बोल दीजिएगा तो कांच को घोल देगा। कांच को कुछ करेगा? शीशा को घोल देगा, शीशा को घुला देगा। शीशा को कौन घुलाता है? कांच को कौन घुलाएगा? कांच को कौन घुलाएगा? तो कहिएगा कौन चीज? कहिएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को क्या करेगा? घुला देगा। कांच को हाइड्रोक्लोरिक ना, हाइड्रोफ्लोरिक। चलिए अगला प्रश्न, 58।
ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, वातावरण की बात नहीं। वातावरण का मतलब होता है आसपास, वातावरण मतलब आसपास। आप ब्रह्मांड कहे तो पूरा विश्व। देखो वातावरण का मतलब क्या होता है बोलो? तो वातावरण का मतलब होता है आसपास। हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र है उसे वातावरण कहेंगे। लेकिन ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड तो हो गया ना पूरा, पूरा दुनिया, वर्ल्ड। तो पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाएगा बताइए? तो अब हाइड्रोजन होगा। कौन? हाइड्रोजन। कौन? लेकिन वातावरण में बोलेगा तब नाइट्रोजन, तब नाइट्रोजन। याद रखिएगा दोनों अलग अलग बात है। वातावरण में नाइट्रोजन, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा 58 का ए। कंफ्यूज नहीं करिएगा कि नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा। वातावरण में नाइट्रोजन, लेकिन पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है। अब वातावरण को इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। 59 नंबर, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होगा। वह पदार्थ का नाम बताना है जो ठोस के रूप में, ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है ठोस, लेकिन द्रव अवस्था से भी कम होता है। द्रव अवस्था से भी कम घनत्व उसका होगा। कौन है जो ठोस है लेकिन द्रव अवस्था से भी उसका घनत्व क्या है? कम है। बताइए उसका आंसर। तो एल्युमिनियम ऑप्शन है, ब्रोमीन है, जल है, हीलियम है। बताइए आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? तब कहिएगा जल। क्या कहिएगा? जल। जल ऐसा चीज है जो तो है तो ठोस, लेकिन द्रव अवस्था से भी उसका घनत्व क्या है? कम है। ठीक है, तो उसका आंसर जल हो गया। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन है? तो कहिएगा कौन? सबसे अधिक आघात वर्ध सोना होता है। सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातु कौन है? सोना। सोना का क्या होता है? आघात वर्ध क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए ये तन्य होता है। तन्य कहने का मतलब कोमल होता है। हीरा क्या होता है? हीरा कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। उसका आघात वर्ध कम होता है। तो आघात वर्ध जिसका ज्यादा रहेगा वो कोमल होगा। तो सोना का आघात वर्ध सबसे ज्यादा होता है। और सबसे अच्छा सुचालक तो चांदी। सबसे अच्छा सुचालक कौन? सुचालक कौन? तो कहिएगा चांदी। सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन? चांदी। सुचालक और कुचालक हीरा। कुचालक हीरा और सुचालक चांदी। चलिए आगे। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो सूरज में प्रमुख है? सूरज में प्रमुख कौन गैस है बताइए? तो सूरज में हाइड्रोजन है प्रमुख गैस। सूरज में सबसे प्रमुख गैस कौन है? हाइड्रोजन। ये जो सूर्य है, सूर्य जो है उसमें सबसे प्रमुख गैस कौन है? तो उसमें जो सबसे प्रमुख गैस है ना, उसका नाम है हाइड्रोजन। 71% होता है। कितना? 71%। और सूरज में हीलियम कितना होता है? तो सूरज में हीलियम होता है आपका मात्र कितना परसेंट? तो हीलियम जो आपका होगा मात्र 26% होता है। हाइड्रोजन कितना? 71% होता है। इसीलिए सूर्य का प्रमुख गैस कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। कौन हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व। लिख लो, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोला जाता है आवारा तत्व कहते हैं। ये लफुआ तत्व है, आवारा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है।
चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला 62। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस कौन है? वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस, देखो निष्क्रिय गैस का है या अक्रिय गैस का है, निष्क्रिय गैस का है या अक्रिय गैस का है, एक ही बात होता है। निष्क्रिय निष्क्रिय गैस का है या फिर अक्रिय गैस का है, या फिर अक्रिय गैस कहो, निष्क्रिय गैस कहो, या उसे ही और भी एक आध नाम होता है, जानते हैं क्या? नोबल गैस कहो, इसी को बोलते हैं नोबल गैस। कौन गैस? नोबल गैस कहो, इसे ही उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो ये सब एक के वो नाम है, अलग अलग। तो एग्जाम में अगर इस सब में से कोई नाम आए तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। निष्क्रिय गैस का है या अक्रिय गैस का है या नोबल गैस का है या उत्कृष्ट गैस का है, सारा एक के वो नाम है। ये कै गो होता है? 6 गो। कै गो? 6 गो। कहेगा कौन कौन? तो पहला होता है हीलियम, पहला हीलियम, एची को क्या बोलेंगे? हीलियम बोलेंगे। हीलियम के बाद नियॉन, इसको क्या बोलेंगे? नियॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नियॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हीलियम, नियॉन। अब एयर का मतलब आर्गन, एयर का मतलब आर्गन होता है, एयर का मतलब आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्रिप्टन होता है केयर, केयर मतलब क्रिप्टन। क्या होता है? क्रिप्टन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। जेडॉन होता है XE, तो इसे बोलेंगे जेनॉन। क्या बोलेंगे? जेनॉन। एक होता है RE, इसे बोलेंगे रेडॉन। क्या बोलेंगे? रेडॉन बोलेंगे। तो ये नोट कर लीजिए। तो अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कै गो? तो प्रकृति में 6 गो। ये सब प्रकृति में, वातावरण में कै गो? वातावरण का है या फिर प्रकृति का है ना? इसमें कै गो? तो कहिएगा 6 गो। कहेगा कौन कौन? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। नोट कर लीजिए। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। नोट कर लीजिए। क्रिप्टन का 54 होता है। ये सब नोट कर लीजिए। शायद एक 87 की कितना भी होता है वो याद नहीं है, 2 गो देख लीजिएगा। तो हीलियम का 2 गो, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 54, जेनॉन का नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है, और रेडॉन का आपका देख लीजिएगा। ठीक है। तो 6 गो अक्रिय गैस है। कै गो? 6 गो। अक्रिय गैस कहो, नोबल गैस कहो, उत्कृष्ट गैस कहो, निष्क्रिय गैस कहो। अब इसका आंसर मार लो। वातावरण में कौन? तो वही आर्गन हो जाएगा, 62 नंबर का 2, 62 नंबर का 2 आंसर हो जाएगा। नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो भगवान। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 63। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। मतलब क्या है कि नेचर ने नहीं दिया है, भगवान ने नहीं दिया है, हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, लेकिन आदमी ने उसे बना दिया है। प्रकृति में नहीं है, वातावरण में नहीं है, लेकिन इंसान ने, मनुष्य ने उसे क्या बना चुका है। वो कौन है? तो प्लूटोनियम है। कौन है? प्लूटोनियम।
प्लूटोनियम नेचर में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। प्लूटोनियम, ये जो प्लूटोनियम है ये धातु है जो कि प्रकृति में नहीं है, ये मानव ने बनाया है। मानव ने क्या किया है? बनाया है, यानी कि ये कृत्रिम है। कृत्रिम कहें तो जिसका इंसान ने डेवलपमेंट किया हो, इंसान ने बनाया हो, तो वो है प्लूटोनियम। लेकिन कोई बोलेगा कि मानव निर्मित पहला धातु कौन है? मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु बनाया? तो वो बनाया कौन? रेडियम। कौन? रेडियम बनाया है। तो मानव निर्मित अगर बोल देगा तो वही बोल दीजिएगा। आगे बढ़े। मानव ने शायद रेडियम ने, नाइलोन। मानव सबसे पहले क्या बनाया था? नाइलोन। सही बोले, वो गलत है। अभी लिख लीजिएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले कृत्रिम रूप से नायलॉन बनाया था। नायलॉन बनाया था। और नायलॉन जो बनाया था ना, तो दो देश मिलकर बनाया था। क्या गो देश? दो देश। एगो न्यूयॉर्क देश, एगो न्यूयॉर्क आ एगो लंदन। एगो लंदन का है तो इंग्लैंड। तो देखो नामे दोनों गोरे देश मिल के रख ले हैं। नौ से नायलोन, अब देखो नौ से नाय और लंदन से लॉन, तो नाय न्यूयॉर्क और लॉन से लंदन, तो दोनों देश मिल के बनेले हैं। ये अपना दोनों देश मिला के नाम धरे हुआ है नायलॉन। तो सबसे पहले नायलोने बना था, जिसको आदमी बनाया था, मनुष्य ने सबसे पहले कृत्रिम रूप से तैयार किया था। नायलॉन, नायलॉन में न्यूयॉर्क आता है और लंदन भी आता है, नोट कर लीजिए। आगे 64, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो सीमेंट का जो सबसे प्रमुख अवयव है चूना है। क्या है? चूना। सीमेंट का सबसे प्रमुख अवयव क्या है? चूना। सीमेंट क्या है? सीमेंट का सबसे प्रमुख अवयव क्या है? चूना है। और कल ट्रिक बताए थे, चूसिए आम जी। सीमेंट में कथी कथी पाया जाता है? तो कल ट्रिक लिखे थे। क्या ट्रिक लिखे थे? चूसिए आम जी। चूसिए आम जी। चौ से चूना, सौ से सिरिका, ए से एल्यूमीना, एल्यूमीना, औ से आयरन ऑक्साइड, आयरन, और जी से जिप्सम। और जिप्सम क्या किया था? धीरे धीरे जमाया था। कल पढ़े थे। जिप्सम क्या करता है? धीरे धीरे जमाता है ना। आयरन ऑक्साइड क्या करता है? मजबूती देता है। क्या करता है? मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है। ये जो एल्यूमिना है, ये क्या करता है? फास्ट में आपको क्या करता है? वो जमाता है। जल्दी से इसको नोट करो। तो एल्यूमिना का क्या है? जल्दी से जमाएगा, जल्दी से जमाने में मदद करता है। नोट कर लीजिए। सीमेंट की खोज पोर्टलैंड ने किया था। सीमेंट की खोज कौन किया था? पोर्टलैंड, पोर्टलैंड किया था। तो सीमेंट का जो सबसे प्रमुख अवयव है वो है चूना। क्या है? चूना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कल भी पढ़ाए थे, आज भी बता दिए, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो सीमेंट का में कथी कथी मिलता है? तो ट्रिक याद रखिएगा, चूसिए आम जी। चूसिए आम जी। चौ से चूना, सौ से सिरका, ए से एल्यूमिना, औ से आयरन ऑक्साइड, जौ से जिप्सम। चलिए आगे बढ़े। 65, निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म करने पर सबसे ज्यादा फैलेगा? तो सबसे ज्यादा फैलता कौन है? वायु, जो कि हवा होता है।
हवा सबसे ज्यादा फैलेगा, वाष्प बनने लगेगा। अगर हवा को गर्म करिएगा तो वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा एकदम। तो सबसे ज्यादा गर्म करने पर कौन फैलेगा? तो वो हवा फैलेगा। अगर हवा को गर्म करिएगा, गैस को गर्म करिएगा तो भारी मात्रा में उड़ेगा वो। ठीक है, तो उसका आंसर वायु हो गया। अब वायु क्या है? एक मिश्रण है। हवा क्या है? हवा को ही बोलते हैं वायु। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। चलिए आगे बढ़े। 66, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। कौन सा धातु है जो विषैला नहीं है? तो वो सोना है। सोना विषैला है? नहीं है। अरे सोना विषैला रहता तो उसको पहनता गला में आदमी, नाक में, कान में, मुंह में पहनता है। तो सोना विषैला नहीं होता है। सोना क्या होता है? विषैला नहीं होता है। और सोना का प्रतीक होता है AU। AU। सोना विषैला है। सोना तन्य होता है, आघातवर्ध होता है। चलिए आगे बढ़ो। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जॉन डाल्टन तो परमाणु से है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु से है, क्योंकि परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। परमाणु से किनका किनका संबंध है? परमाणु से किसका किसका संबंध है? सवाल नंबर क्या है बताओ। पहले ये बताओ कि परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? परमाणु का सिद्धांत यानी परमाणु का जो थ्योरी था कौन दिया था? तो वो था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन का संबंध परमाणु से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। रदरफोर्ड। परमाणु में, ये परमाणु है तो इसके बीच में क्या है? ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक। तो नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का भी संबंध कथी से हुआ? रदरफोर्ड का भी संबंध कथी से हुआ? परमाणु से हुआ। उसके बाद नील्स हेनरी डेविड बोवर, उसका भी परमाणु से है। लेकिन मैडम क्यूरी का संबंध परमाणु से नहीं है। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी का संबंध परमाणु से नहीं है। इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। रेडियम की खोज कौन किया? अरे रेडियम जानते हो क्या होता है? रेडियम किसे जानते हो क्या होता है? आप कभी रोड पे रात में चले हो, हाईवे पर, रोड पे लाल लाल बढ़ते रहता है, रोड पर लाल लाल काते काते या बीचे बीचे, तो वही रेडियम होता है। क्या होता है? रेडियम क्या होगा? लाइट पड़ेगा ना तो वो बढ़ेगा। रेडियम में लाइट पड़ता है तो क्या होता है? बढ़ता है। आप रोड पे कभी जाते हैं रात में तो वो लाइट जब जब पड़ेगा तो वो बढ़ेगा, काते काते बीचे बीचे लाल लाल बढ़ते रहता है, वही होता है रेडियम। उसका खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी। कौन किया था? मैडम क्यूरी। अब परमाणु का सिद्धांत कौन दिया था? जॉन डाल्टन। अब परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का भी खोज किया है। किसका? प्रोटॉन का। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 68 नंबर, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों का घटक है। जो शीशा का भी है और साबुन का भी है, दोनों का है, तो वो पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो साबुन का भी है। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? वो शीशा का भी घटक है और वो साबुन का भी घटक है। वो दोनों का घटक है पोटेशियम। अब पोटेशियम को हम के से सूचित करते हैं। किससे? के से सूचित करते हैं। चलिए आगे 69 नंबर, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। मानक के रूप में कौन से परमाणु भार को लेंगे बताओ? परमाणु भार को मानक के रूप में किसको लेंगे? तो कार्बन को। क्या लेंगे? कार्बन को लेंगे। किसको लेंगे? कार्बन को लेंगे। तो नोट कर लीजिए, कार्बन हो जाएगा।
और कार्बन को बोलते हैं सी, कार्बन को बोलते हैं सी। ठीक है, आगे लिखिए, आगे हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कै गो? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कै गो होता है बताओ? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है 2। हाइड्रोजन के समस्थानिक कै गो? तो 2 गो। हाइड्रोजन के समस्थानिक कै गो? तो 2 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिच ब्लेंड किसका एस्क है? तो पिच ब्लेंड किसका एस्क है? तो यूरेनियम का। यूरेनियम का एस्क कौन है? ये जो यूरेनियम है का अयस्क कौन है बताओ? तो कहिएगा पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, नोट कर लीजिए। पिच ब्लेंड यूरेनियम का क्या है? अयस्क है। हाइड्रोजन के समस्थानिक बोला था ना, एक मिनट रुक जाइए तो 70 नंबर सवाल को देखे तो हाइड्रोजन के समस्थानिक बोला था, 2 गो नहीं होगा, 3 गो होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक कै गो? 3 गो। हम लिखा देते हैं कौन कौन। हाइड्रोजन 70 नंबर सवाल है। हाइड्रोजन गलती से 2 बोला गया है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कै गो है? तो कहिएगा 3 गो। कौन कौन? तो पहला होता है कौन सी? एक होता है, एक तो होता है कौन सी? एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम, और एक होता है, रुक जाइए तो, एक आपको होगा प्रोटियम। हाँ ठीक है, एक क्या होता है? प्रोटियम। एक क्या होगा? प्रोटियम। और दूसरा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और 3 होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका होता है 1H1, इसका होता है 1H2, और एक होता है 1H3। तो नोट कर लीजिए, ये 1H1 है, ये 1H2 है, ये 1H3 है। 1H ऐसे लिखा जाता है, एक नीचे लिखिएगा, H तो लिखिएगा, और ओकरा मूड़ी पर 2 लिखिएगा। तो ऐसे होता है, लिखना होता है। इसको भी वैसा लिखे, यहाँ पर एक, इसको भी वैसा लिखे। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो 70 नंबर का 3 मारिएगा, 2 नहीं मारना है, 3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आइए 70 के बाद आते हैं 71 में। 70 के बाद 71 में आते हैं। बोला यूरेनियम का अयस्क कौन है? तो पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क कौन है? पिच ब्लेंड। एल्यूमिनियम का कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कौन होता है? बॉक्साइड। और लोहा का? तो हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट भी होता है, और भी होता है। हेमेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। उसके बाद होता है सीडेराइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिग्नोलाइट। लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट। तो लोहा के कितने अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। ये सब लोहा का अयस्क है। चलिए आगे बढ़े। 72, 71 का 1 हो जाएगा 72। मिश्र धातु
एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन है? मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। तो देखिए ये जो लिखा है ना एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसका मतलब समझिए। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज लिखा है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कथी कथी से मिलकर बना है? एल प्लस कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर बना है। ये नोट करो तो पहले, एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर बनता है कौन? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज किससे बनेगा? तो एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर बनेगा। किससे? एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर बनेगा। तो आप आंसर मान लीजिए, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम क्या होगा? तो वो होगा कॉपर यानी तांबा। इसमें तांबा हो जाएगा आंसर। क्या होगा? तांबा आंसर हो जाएगा। तो 72 का तांबा ऑप्शन नंबर 3। 73 नंबर सवाल को गौर करिए। अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो वो था यूरिया। कौन था? यूरिया था। कौन था? यूरिया हो जाएगा आंसर। 74 नंबर बुर्ज अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? बुर्ज अभिक्रिया। इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है तो एल्केन। एल्केन को अगर प्राप्त करना है तो बुर्ज अभिक्रिया लगाना पड़ेगा। क्या प्राप्त करना है? एल्केन। क्या? एल्केन। कल फॉर्मूला बताए थे, Cl H2L प्लस 2 एल्केन होता है। इसे प्राप्त करने के लिए बुर्ज अभिक्रिया करना पड़ता है। कौन अभिक्रिया? बुर्ज अभिक्रिया। नोट कर लीजिए। 75 सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान, सिरका का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका का जो पीएच मान है वो क्या होता है? 3। सिरका, सिरका का पीएच मान 3। मूत्र का पीएच मान 6। ब्लड का पीएच मान 7.4। नींबू का पीएच मान 2.4। तो ये सब नोट कर लीजिए। अब पीएच मान के खोज कौन किया था? तो सोरेनसन। सोरेनसन किया था पीएच मान का खोज। पीएच मान का खोज कौन किया था? सोरेनसन। कौन? सोरेनसन। तो पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन। तो नींबू का पीएच मान 2.4, ब्लड का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान 6, सिरका का पीएच मान 3। नोट कर लीजिए। और दूध का होता है 6.6। 6.6 होता है दूध का। आगे बढ़े। 76 ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या बताइए। ग्लिसरॉल में, तो ग्लिसरॉल में प्रारंभिक एल्कोहलिक समूह की संख्या 4 गो। कै गो? 4 गो। आइए ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? तो CH2 ग्लिसरॉल, ऐसे ग्लिसरॉल, इसका सूत्र होता है CH3OH। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होगा? CH2 करो, CH2OH। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH। CH2OH होता है। इसमें कै गो समूह होगा? तो इसमें समूह होगा आपका 4 गो। कै गो? 4 गो। 76 नंबर का 3 2 होता है।
इसमें समूह कै गो, तो 2 गो, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 और 2 गो हो गया, कै गो 2 गो हो जाता है। एल्कोहलिक समूह कै गो 2 गो, फिर एल्कोहलिक समूह 2 गो कहलाए, जानते हैं? अरे देखो ना भाई, CH2 ना है 2, तो 2 से 2 याद रखो ना, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2। आगे 77, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगा? तो कार्बन का मात्रा सबसे अच्छा एंथ्रासाइट में होता है। कोयला कै प्रकार का होगा बताओ? कोयला कै प्रकार के? तो कोयला 4 प्रकार के। कोयला कै प्रकार के? कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट्स, एंथ्रासाइट्स। दूसरा लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस, एक होता है बिटुमिनस, बीटू, एक होता है पीट कोयला, पीट कोयला। ये सबसे बेकार कोयला है, सबसे बेकार, और ये सबसे अच्छा कोयला है, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा कोयला में क्या होता है? इसमें कोयला ज्यादा होगा, में कोयला कम होगा। और इसमें भूरा कोयला कौन होगा? तो बिटुमिनस, बिटुमिनस को बोलते हैं भूरा कोयला। तो परीक्षा में आएगा कि भूरा कोयला कौन? तो बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला कौन? एंथ्रासाइट। सबसे बेकार खराब कौन? तो पिट कोयला। नोट कर लीजिए। तो क्या पूछा था? किस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा? कार्बन कहे तो कोयला, अरे कार्बन इसमें ज्यादा होगा और इसमें कार्बन कम होगा। इनमें कार्बन कम, इनमें कार्बन ज्यादा होगा। तो एंथ्रासाइट याद रखिएगा, एंथ्रासाइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 78, इसको नोट करो जल्दी। अगला 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? देखो, एक होता है भौतिक अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। कल बताए थे हम चीज। एक क्या होता है? भौतिक, एक होता है भौतिक अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये पुनः प्राप्त नहीं होगा, पुनः प्राप्त नहीं होगा। ये क्या होगा? पुनः प्राप्त होगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का, बताओ, मोमबत्ती जल गया तो क्या दोबारा मोमबत्ती प्राप्त होगा? अगर ऐसा होता तो कोई मोमबत्ती खरीदता, फिर जल जाता, फिर मिल जाता। तो मोमबत्ती जल चुका है, अब दोबारा मोमबत्ती मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो पुनः प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूध दही बन चुका है, दूध का दही जमना। अब बोलो, दूध दही जम गया तो दही से दूध बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आदमी मर गया तो कभी जिंदा होगा? तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है ना? ये याद रखिएगा। वाष्प का, पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना, ज्यादा ही तो इसका एग्जाम्पल तो बन ही जाएगा, ठंडा हो ही जाएगा। और क्या, और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल?
मोमबत्ती का जलना, दूध का दही जमना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। अब भौतिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, एग्जाम्पल क्या होगा? मोमबत्ती का, अगर मान लो मोमबत्ती पिघल गया है तो फिर उसको बना लेंगे इसी से करके मोमबत्ती। तो पिघल गया है तो प्राप्त होगा, लेकिन जल गया है तो प्राप्त नहीं होगा। फिर पानी वाष्प बन गया है, पानी क्या हो गया है? पानी क्या हो गया? पानी का वाष्प बनना। अब मान लीजिए पानी वाष्प बन गया तो फिर ठंडा होगा, फिर पानी बन जाएगा। फिर क्या होगा? बर्फ जमना, बर्फ। अब मान लो बर्फ जम गया है, फिर गर्मी होगा, फिर पिघल के फिर पानी बन जाएगा। तो जो दोबारा प्राप्त हो जाए उसे बोलते हैं भौतिक, जो दोबारा नहीं मिलेगा उसे बोलेंगे रासायनिक। तो यही तो बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर 2 मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। नोट कर लीजिए, 78 नंबर सवाल है ये, 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, सोना का संकेत क्या है? ये ना बताए थे एयू, सोना का एयू होता है। 79 का एयू हो गया 2 नंबर। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक है कि ताप का सुचालक है, कि ताप का कुचालक है, कि विद्युत का सुचालक है? बताइए। माइका, माइका क्या है? माइका बताओ क्या है? माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? ये विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। माइका विद्युत का क्या है? कुचालक है। अब माइका सबसे ज्यादा कहां मिलता है जानते हैं? झारखंड में। माइका सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है। माइका झारखंड में एक जगह है कोडरमा, झारखंड में एक जगह है कोडरमा, झारखंड में एक जगह है कोडरमा, वहां पे आपका माइका, आई माइका को ही बोलते हैं अभ्रक। माइका को क्या बोलते हैं? अभ्रक। और अभ्रक के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। अभ्रक के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। अभ्रक कहाँ मिलेगा? झारखंड के कोडरमा में। कहा मिलेगा? झारखंड के कोडरमा में। और माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। 81 नंबर, पित्तल कथी से बनेगा? तो पित्तल बनेगा पिताजी से। पित्तल किस से? तो पित्तल बनेगा पिताजी से। पित्तल बनेगा, ट्रिक याद रखना, TRI सीख के ट्रिक याद रखना, पिताजी। पिताजी, पिताजी का मतलब हुआ कि पित्तल बनेगा तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक का, जिंके को बोलते हैं जस्ता। तो देखो, त से तांबा, ज से जिंक, और प से पित्तल। तो पित्तल कथी से बनेगा? तांबा और जिंक, जिंक को बोलेंगे जस्ता, यानी कॉपर प्लस Zn, Zn होता है कॉपर प्लस Zn। लेकिन अगर बोलेगा कांसा किससे बनेगा? कांसा, तो यही तांबा प्लस जिंक, ए में मिला दो टीन, क्या मिला दो? टीन मिला दो, यानी कॉपर Zn, और टीन को बोलेंगे Sn। टीन को क्या बोलते हैं? Sn बोलते हैं। तो कांसा किससे बनेगा? कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन से कांसा। 81 नंबर हो गया। 82 नंबर में आइए।
एक तत्व का परमाणु भार बराबर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग बराबर परमाणु भार होता है। परमाणु भार उसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु भार कहो या फिर परमाणु द्रव्यमान कहो, दोनों क्या होता है, एक ही बात होता है। ये किससे बनेगा, तो ये बनेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर ये बनता है परमाणु भार। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब मिलाइएगा तब आपको मिलेगा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु मास, एटॉमिक मास होता है। चलिए आगे बढ़े, तो उसका आंसर देखो, लास्ट नंबर है 82 का 4 नंबर। 83 नंबर, एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप के रूप में करते हैं, तो मैग्नेटिक टेप फेरिक ऑक्साइड का। मैग्नेटिक टेप के रूप में फेरिस यानी लोहा जिसमें रहेगा उसी में मैग्नेटिक टेप के रूप में यूज करते हैं। मैग्नेटिक, मैग्नेट मतलब जिसमें चुंबक तत्व का गुण होगा, तो लोहे में न रहेगा, तो लोहा फेरस को तो बोलते हैं। तो एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल मैग्नेटिक टेप के परत चढ़ाने के लिए किया जाएगा, फेरिक ऑक्साइड का, है ना। 84 नंबर, सोने का आभूषण बनाते समय तांबा मिलाते हैं ताकि मजबूती हो सके। सोना में क्या मिलाते हैं, तांबा। चूंकि सोना होता है 22 कैरेट, क्या होता है 22 कैरेट क्या होगा, सोना। अब प्लस 2 कैरेट क्या होगा, तांबा, तब जाकर आपका आभूषण तैयार होगा। क्या होगा, आभूषण तैयार होगा, यानी गहना जेवर ये सब बनेगा। 22 कैरेट प्लस 2 कैरेट मिलेगा तब जाके आपका मजबूत सोना तैयार होगा। चलिए आगे, आतिशबाजी में हरा रंग। देखो आतिशबाजी मतलब फटक्का जब उड़ाते हैं, फटक्का जब उड़ाते हैं तो हरा रंग किसके कारण निकलेगा। फटक्का जब उड़ाइएगा आप, जब आतिशबाजी करते हैं, आतिशबाजी, आतिशबाजी, आतिशबाजी होता है, क्या होता है, आतिशबाजी होता है, ऐसी को बोलते हैं पटाखा। तो इसको उड़ाते हैं ना, तो हरा रंग किसके कारण, बेरियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण, और लाल रंग स्ट्रॉन्सियम के कारण। स्ट्रॉन्सियम, लाल रंग, हरा रंग बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है, लाल हरा, नोट कर लीजिए। और सोडियम के कारण पीला होगा, पीला, पीला सोडियम के कारण। तो हरा बेरियम, लाल स्ट्रॉन्सियम और पीला सोडियम, ये सब कलर प्रोवाइड कराता है। जब हरा उगेगा तो बेरियम के वजह से, लाल स्ट्रॉन्सियम के वजह से, पीला सोडियम के वजह से फटाका जब उड़ेगा तो। आइए 86 नंबर में, कौन सी बेसिस की विशेषता नहीं है, कौन सी बेसिस की विशेषता नहीं है, तो लिटमस लाल हो जाएगा, लिटमस लाल हो जाएगा। 87, फिटकिरी गंदे पानी में को किस अभिक्रिया द्वारा, स्कंदन। फिटकिरी पानी को शुद्ध कर देगा स्कंदन विधि से। कौन विधि, स्कंदन। अब फिटकिरी का फॉर्मूला बोले थे, Al2 फिटकिरी का K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 को पानी। तो फिटकिरी स्कंदन विधि द्वारा अभिक्रिया करती है। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। 88 नंबर, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
89 नंबर, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में यूज करते हैं? तो जल, जल को सार्वभौमिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। पेंसिल में किसका? तो ग्रेफाइट का। पेंसिल में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट, 90 का पेंसिल ग्रेफाइट। 91 नॉन स्टिक जो बर्तन होता है, जो तनका तेल डालिएगा एकदम छौल जाएगा, धोने के समय में तनका मार दीजिएगा चिकन हो जाएगा। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होता है ना, उसमें टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का। जो नॉन स्टिक बर्तन होता है, नॉन स्टिक बर्तन देखे होंगे ना बर्तन के दुकान में, तो हल्का सा तेल डालिएगा तो एकदम कढ़ाई में बहुत सारा हो जाएगा। फिर आप क्या कहते हैं, उसमें धोने के समय में जल्दी धुला जाएगा। तो टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है, इसी की वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे। तो 92 हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है। तो 92 हवा एक क्या है? मिश्रण है। 93 आइए, लोहे का गैल्वेनाइज कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे? तो जस्ताकरण करेंगे। अरे लोहे का गैल्वेनाइज करना है तो जस्ता का परत चढ़ाएंगे, लोहे पर जस्ता का परत। 94 कौन हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस का पूरा एग्जांपल बताए थे, मीथेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मीथेन। कोयला जलता है तो क्या होगा? कोयला जलेगा तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। कोयला रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को बैटरी बदलता है, रासायनिक को विद्युत में, लेकिन रासायनिक को तापीय ऊर्जा में कौन बदलेगा? कोयला। अरे कोयला जलेगा तो आग में जलेगा, क्या आग में जलेगा? तो वह रासायनिक को तापीय। 96 स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली जाती है? स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकालेंगे बताइए? स्निग्ध हाइड्रोकार्बन तेल से निकालेंगे। किससे? तेल से निकालेंगे। 97 खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होगा? खारा पानी में लोहे के लवण से लाल धब्बा हो जाएगा। कौन धब्बा? लाल धब्बा हो जाएगा। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके वजह से? तो उच्च तनाव को झेल सके, खूब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सके? झेल सके। इसीलिए हम लोग अपना सेना को भी बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं, ताकि गोली लगे तो गोली उसके शरीर में ना लगे। बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगा तो शरीर में गोली नहीं लगेगा, गर्मी से टेम्परेचर को सहेगा, है ना। तो इसके लिए यूज किया जाता है। प्राकृतिक पॉलीमर किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक जो पॉलीमर है वो कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है। 100 धातु डॉल्ब्यूट ऑक्साइड से क्या स्थापित करता है? तो वो करता है क्या बताइए? वो करता है आपका हाइड्रोजन। क्या करता है? हाइड्रोजन। तो चलिए हम लोग 100 तक कंप्लीट कर लिए, 100 तक कंप्लीट कर लिए। हम लोग कल बढ़ेंगे 100 के बाद। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करिएगा। आप लोग का कमेंट नहीं आता है, और लाइक भी सब लोग नहीं करते। ये गलत बात है कि नहीं है? बताओ। तुम्हारे लिए गर्मी में वीडियो बनाते हैं, लाइक भी नहीं करते हो भाई। लाइक करना और कमेंट जरूर करिएगा कि सर अच्छा है, समझ में आया, नहीं आया, कुछ भी कमेंट करो यार, लेकिन करो। आज हम सबका कमेंट देखना चाहते हैं, और जो कमेंट करेगा वही हमारा स्टूडेंट होगा, जान जाओ। और जो कमेंट नहीं करेगा हम उसको विद्यार्थी नहीं मानेंगे। तो आज मेरे लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे में हर आदमी का कमेंट चाहिए, हर आदमी लाइक करिएगा। एक को आदमी नहीं छूटना चाहिए बिना लाइक का। और सब आदमी दबा के शेयर मारिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस में लगाइए। कहना पड़ेगा यार, तुम लोगों को रोज रोज बोलते हैं स्टेटस में लगाओ, कहना नहीं पड़े। आप अपनी मर्जी से स्टेटस में लगाइए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर शेयर दबा के कीजिए। और दोस्तों लोगों को बताइए कि भाई इस चैनल पे जाओ, अब पढ़ो। आप अपना भला भी सोचिए, अपने फ्रेंड का भी भला सोचिए। आपके वजह से किसी परिवार में खुशी जाएगा, तो इससे बड़ा चीज आपको क्या चाहिए? आप इसको बताइए, जानकारी दीजिए सब लोगों को। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।